Hello everyone, my name is Alka. Welcome again to your own channel युतिका स्टडी सॉल्यूशन. गाइज आज हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का. आज हम 10th टॉपिक या 10th वीडियो के बारे में बात करेंगे जो बात करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस की. आज हम ये बात करेंगे कि ऐसी कौन सी स्टेट होती है जिसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं. जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये हमारा वीडियो नंबर 10 है. बाकी के 9 वीडियोस ऑन द चैनल है, आप इससे पहले उनको वॉच कीजिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली समझ में आएगा. आज हम कौन कौन से टॉपिक्स पे बात करेंगे. हम बात करेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या डेफिनेशन आप एग्जाम में लिख सकते हैं, कैसा टेबल बनता है, डायग्राम, एग्जाम्पल, और लास्ट में बात करेंगे हमने आज क्या पढ़ा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम की. तो देखिए स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम की मीनिंग क्या होती है. उसकी ये मीनिंग होती है कि डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होते हैं. अगर हम वर्ड को ही देखें तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही इक्वल से बना है. ठीक है, ये वर्ड ही आपको समझा देगा इसकी मीनिंग. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो चीज इक्वल है. ठीक है, अब कौन सी चीज इक्वल है. यहाँ पे हम इतनी देर से क्या बात कर रहे हैं, इतने सारे वीडियोस में हमने दो ही कॉन्सेप्ट की बात की है, एक सप्लाई और एक डिमांड, मतलब एक क्वांटिटी और एक प्राइस. अब देखिए इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि सप्लाई और डिमांड इक्वल कब आएंगे तो हम प्राइस सेट करेंगे. देखिए सप्लाई हम किसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर के हिसाब से. ठीक है, और डिमांड हम किसके हिसाब से पढ़ते हैं, कंज्यूमर के डिमांड से, पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्या होता है ना बच्चों की, सप्लाई और डिमांड का जब इक्वल होगा कॉन्सेप्ट, तब आप प्राइस सेट कर सकते हो. प्राइस सेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है काम, क्योंकि अगर प्राइस बहुत हाई सेट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, लो सेट करेंगे तो भी प्रॉब्लम है. तो इक्विलिब्रियम प्राइस हम सेट करेंगे किस बेसिस पे, वो ही आज हमको पढ़ना है. तो देखिए डेफिनेशन क्या है, इक्विलिब्रियम इज द स्टेट इन विच मार्केट सप्लाई एंड डिमांड बैलेंसेस ईच अदर एंड द रिजल्ट प्राइस बिकम स्टेबल. ठीक है, जो मैंने बोला, एक बैलेंस होता है किसमें, सप्लाई में और डिमांड में, जिसकी वजह से हम प्राइस को रख सकते हैं. अब या तो ओवर सप्लाई हो सकती है, ठीक है, या शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो सकती है. आइए बात करते हैं डायग्राम के थ्रू. देखिए जैसे सपोज यहाँ पे आपने दो चीजें देख रहे हैं आप. एक जा रहा है डी. डी मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, डी का क्या मतलब होगा, ऑफ कोर्स डिमांड. ठीक है, ये जो एरो जा रहा है वो किसको दिखा रहा है, डिमांड. ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आप आगे जो भी पढ़ेंगे यही है. एस मतलब होगा यहाँ पे सप्लाई. ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियोस है ना गाइस, उसमें हमने बात की है कि सप्लाई और डिमांड के कर्व कैसे बनते हैं. ठीक है, तो हमने, अगर आपको याद होगा तो डिमांड का कर्व इस एंगल से पढ़ा था. ठीक है, और सप्लाई का इसका. अब क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम में दोनों को एक जगह पे रख रहे हैं, इसी हिसाब से इसका डायग्राम बनना है. अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं. एक स्टोर मैन्युफैक्चरर है जिसने 1000 स्पिनिंग टॉप बनाए हैं. मतलब सपोज इन्होंने 1000 चीजों को बनाया है. ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल टॉप्स का लेते हैं. ठीक है, स्पिनिंग टॉप जो बच्चे यूज करते हैं ना एज अ टॉय, उसकी बात हो रही है. वो ये सोच रहा है कि वो उसको 10 रुपीज में, यहाँ पे डॉलर का हटा के मैं 10 रुपीज के हिसाब से आपको बता रही हूँ कि 10 रुपीज में वो उसको सेल करेगा. ठीक है, मतलब उसके हिसाब से 1000, एक की प्राइस कितनी होनी चाहिए, 10. बट कोई भी इंसान इस प्राइस में उसको खरीदने के लिए रेडी नहीं है. तो उसने क्या किया, अपनी प्राइस को 10 से गिराना चालू किया कि सब लोग खरीद पाए, ताकि उसके पूरे जो भी लोग, मतलब जितना भी इसने बनाया है, ठीक है, वो सारे सेल हो जाए. अब 10 से वो नीचे आया, कितने में आया है, देखिए एग्जाम्पल में लिखा है 8 पर. ठीक है, जब उसने अपनी प्राइस को 8 किया तो कितने लोग रेडी हैं बच्चों, 250 लोग रेडी हैं खरीदने के लिए. पर उसको क्या करना है, 1000 लोग को बेचना है. तो 250 के हिसाब से भी, 1000 टॉयज के हिसाब से वो नहीं जा सकता. उसके बाद फिर से वो क्या कर रहा है, 8 से और गिरा के 5 रुपए में ला रहा है अपने प्राइस को. ठीक है, 5 रुपए के बाद फिर से गिरा के कितने में ला रहा है, और नीचे गिरा रहा है. क्यों, अब देखिए इसमें लिखा है देयर आर 250 buyers at that price point. In response, the store further slashes the retail cost to 5 and garners 500 buyers in total. उसके बाद क्या हो रहा है ना, 500 लोग रेडी हो गए हैं.
बायर्स मतलब कितने लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, 500. अपॉन फर्दर रिडक्शन ऑफ द प्राइस एट टू, 1000 बायर्स ऑफ द स्पिनिंग टॉप मटेरियलाइज. मतलब 5 से फिर ये नीचे डाउन करके वो कितने में आ रहा है, 2 रुपीज में आ रहा है. मतलब आप सोचो उसने कहाँ रखी थी, 10 रुपीज सोची थी प्राइस, बट उसने क्या किया, जब उसने 2 रुपीज रखी तो उसको कितने बायर्स मिले बच्चों, 1000 बायर्स मिले हैं. इसका ये मतलब है कि उसने क्या किया, जो एक्सपेक्टेड प्राइस है उसको इतना लो कर दिया कि उसको एक्चुअली क्या मिल पाए, कस्टमर्स मिल पाए. तो ये ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझा सकती हूँ मैं डिमांड एंड सप्लाई का. मतलब जब हमारी जो डिमांड है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होगा इमेज, बट ये आपको 30 आई थिंक से समझ आ रहा होगा, ये 30 है, ये 30 है, ठीक है. तो डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है, ठीक है. 30, ये 29 और 30 होगा तो भी इक्विलिब्रियम नहीं फॉर्म होगा, ठीक है. तो हम कौन सी प्राइस रखेंगे, यहाँ पे देखिए जो कॉलम है ये किसका, प्राइस का. तो हम कितने रुपीज में बेचेंगे अपनी प्रोडक्ट को, 12 रुपीज में. समझ में आया बच्चों आप लोगों को. तो ये मुझे आप कमेंट में बताइए कि आपको ये टेबल और ग्राफ समझ में कि आया कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं. मैंने पूरा ट्राई किया कि एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाऊं. लास्ट में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होती है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं. और अच्छे से आप ये समझ लीजिए कि डिमांड का जो डायग्राम है वो किस तरफ जा रहा है, इस साइड जा रहा है ना. और सप्लाई का आपका क्या जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है. आप अगर इन दोनों को समझ लेंगे तो इक्विलिब्रियम में क्या करना है, आपको इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही जगह पे रखना है जहां पे इक्वल होंगे. जैसे सपोज यहाँ पे अगर आपकी 100 है, ठीक है, और यहाँ पे भी 100 होगी, यहाँ पे भी 100 होगी, यहाँ पे भी 100 होगी. तो जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपकी इंटरसेक्ट करेगी वही आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा. तो थैंक यू सो मच बच्चों, आज इकोनॉमिक्स सीरीज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है, ठीक है. टोटल 10 वीडियोस हैं. स्टार्ट किया था हमने इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये जो टॉपिक्स हमने बात किए हैं ये एक्चुअली माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, ठीक है. तो इसके बाद मैं यूटिलिटी कॉन्सेप्ट लाने वाली हूँ. उसके बाद ऑफकोर्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी मैं पार्ट लेके आऊंगी. आप जब तक बने रहिए. जो भी आपको क्वेरी, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए. और अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है शेयर करना इसको. और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल फॉर मोर कॉमर्स टॉपिक्स. थैंक यू सो मच.